देखिए अब हीट ट्रांसफ़र में पढ़ रहे हैं रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको छोटे छोटे करके 3 लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो लेक्चर 1 इसका पढ़ रहे हैं रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हीट का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? रेडिएशन। ठीक है, हीट मतलब एनर्जी, तो एनर्जी का ट्रांसफर किसके थ्रू? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? रेडिएशन। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने आपको पढ़ा रखी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में, लाइट क्या है? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है किसमें? वैक्यूम में, वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो इसे ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर कोई मीडियम है तो भी उसमें क्या कर जाती है? ट्रेवल कर जाती है। इसीलिए सनलाइट क्या है? अर्थ पे आ जाती है, क्योंकि बीच में कुछ स्पेस ऐसा है जहाँ पे वैक्यूम है, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, फिर भी क्या है? ये ट्रेवल करती है और हाई स्पीड से ट्रेवल करती है। कितना? 3 × 10⁸ चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनको एक इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में लिखना। ठीक है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रेंज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। और इनका ये क्या है? ये इनका इंक्रीजिंग क्या है? फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी, यानी कि एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर है। रेडियो वेव से ज़्यादा एनर्जी होगी माइक्रोवेव की, माइक्रोवेव से ज़्यादा होगी इंफ्रारेड की, इंफ्रारेड से होगी विजिबल की, विजिबल से ज़्यादा अल्ट्रावोलेट की, अल्ट्रावोलेट से एक्सरे की, उससे ज़्यादा गामा रेज की। तो ये क्या है? डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही तो एनर्जी भी बढ़ रही, मगर वेवलेंथ क्या है? घट रही है। ध्यान रखिए, विजिबल जो रेज है, जो विजिबल रेंज रे हैं वही हमें दिखाई देती हैं। हमारी जो आंखें हैं वो केवल किन्हें देख सकती हैं? विजिबल रेंज को। और उसकी जो रेंज है वेवलेंथ की, वो कितनी होती है? अगर हम बात करें वेवलेंथ की तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके यानी कि 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। ठीक है, अप्रोक्सीमेट है ये। वैसे तो एग्जैक्ट क्या होता है? 3800 से लेकर 76, तो इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, तो फिलहाल कितना रख दिया? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर की बात करेंगे तो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर, एक जीरो हट जाएगा नैनोमीटर में। अब इनको याद कैसे रखें, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसका ये। वैसे मैंने आपको बता रखा है, विजिबल रेज में मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता रखा है, या जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाई थी तब भी उनके बारे में बताया था कि इस ऑर्डर को कैसे याद रखेंगे। और विजिबल में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर की वेवलेंथ क्या होती है वो उसका भी तरीका मैंने आपको सब बताया था, वहाँ आप रिवाइज कर सकते हैं दोबारा से। तो देखिए, इसको याद रखने का तरीका भी बताया था, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेकेंड हाइएस्ट वेवलेंथ किसकी है या सेकेंड लोवेस्ट वेवलेंथ किसकी है। ठीक है, तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, आर ए रेडियो, रेडियो का लेंगे आर ए, राम में, रे क्या हो गया? राम इन। इंफ्रारेड का लेंगे इन, तो राम आर ए एम क्या हो गया? राम इन विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्स वाई रे। ठीक है, तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? राम इन विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्स वाई रे। ठीक, राम क्या है? इनविजिबल है, किसमें? अल्ट्रावायलेट एक्स वाई रे में। चलिए, तो देखिए, अब इसमें मेन वापस जब अपने टॉपिक पर आ जाएं, स्टीफन्स लॉ। ठीक है, ये इसका लॉ है मेन। स्टीफन लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू द स्टीफन लॉ, एनर्जी रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पहले तो ब्लैक बॉडी की बात कर लें। ब्लैक बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी, देखिए, ब्लैक बॉडी किसे बोलते हैं? ऐसी बॉडी जो क्या करे? हर एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले, हर एक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। कौन सी वेवलेंथ? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऐसी जो क्या करे? हर एक वेवलेंथ की लाइट को क्या कर ले? कैप्चर कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। और कौन सी वेवलेंथ? हर एक कौन सी? जिसकी वेवलेंथ 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ब्लॉक को क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। ठीक है, स्टीफन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द स्टीफन्स लॉ, एनर्जी रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी क्या होगी? रेडिएट होगी पर सेकेंड, यानी कि पर यूनिट एरिया पर सेकेंड पर यूनिट टाइम
तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो कह रहा है किसी भी ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी का रेडिएशन होगा पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, मतलब एक एरिया से एक सेकंड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के। जो भी उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर किस में लेके चलना है, केल्विन में, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर किस में डिफाइन होता है, केल्विन में। तो क्या होगा, जो एनर्जी रेडिएट है, एनर्जी जो रेडिएटेड है यानी कि जो एनर्जी एमिट होगी किससे, एक एरिया से और एक सेकंड में, ठीक है, यानी कि एनर्जी रेडिएटेड पर एरिया पर टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉडी के टेम्परेचर की पावर 4 के, ठीक है, बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर किस में लेकर चलना है, केल्विन में, ठीक। चलिए, तो ये क्या हो गया, एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं सिग्मा टी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दिया तो यहाँ कांस्टेंट आ गया सिग्मा टी की पावर 4, जहाँ सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट, ठीक। इस स्टीफन कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, अगर आपको यूनिट निकालनी तो देखिए, एनर्जी की यूनिट होगी जूल, एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, टाइम की हो गई सेकंड, ये हमें यूनिट निकालनी है, और टेम्परेचर किस में लेके चलना है, केल्विन में, ठीक है। तो केल्विन की पावर 4, तो बस सिग्मा आ जाएगा। जूल अपॉन सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी पर सेकंड क्या कहलाती है, पावर, या पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, तो जूल पर सेकंड को हम वाट भी लिख सकते हैं। चलिए, तो ये क्या हो गया, तो केल्विन को इधर ले आएंगे तो क्या हो गया, ये हो गया वाट, तो वाट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन की पावर 4 क्या होगी, यूनिट होगी किसकी, इस स्टीफन कांस्टेंट की। इस स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, फिक्स वैल्यू होती है इसकी, कितनी, 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन की पावर 4। तो ये वैल्यू भी जरा ध्यान रखें, ठीक है, कितनी, 5.67 इंटू 10 की पावर -8। इट कैन बी रिटर्न एज, कैसे हम लिखेंगे इसे, देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ये जो एरिया था, देखिए क्या थी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इजिकल टू था सिग्मा टी की पावर 4। यहाँ से एरिया को इधर ले आए तो एरिया यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या कहलाती है, पावर, या कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, पावर। तो ये पावर एमिटेड, वो एनर्जी एमिटेड थी, तो ये क्या होगी, पावर एमिटेड बाय द बॉडी, तो वो इक्वल होगी किसके, सिग्मा ए टी की पावर 4, ठीक है जी। तो यहाँ ए क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी से एनर्जी या पावर एमिटेड हो रही है उसकी सरफेस का एरिया, और टी क्या हो गया, टेम्परेचर किसका, उस बॉडी का जिससे रेडिएशन हो रहा है, और पी एमिटेड मतलब पावर हो गई, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट अब इसमें ध्यान रखने हैं, जैसे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये फॉर्मूला सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ब्लैक बॉडी के लिए। ब्लैक बॉडी, एक बार फिर बता दूं, ब्लैक बॉडी क्या है, वो ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी कहलाता है जो हर एक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। जब हर एक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है तो हर एक वेवलेंथ की लाइट को एमिट भी कर सकता है। क्लियर होगी बात। चलिए, कौन सी वेवलेंथ, जिसकी कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, सारी, और सारी का मतलब जिसकी वेवलेंथ 0 से लेकर कहां तक हो, इन्फिनिटी तक। तो ये फॉर्मूला सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एनी अदर बॉडी इट कैन बी रिटन एज, अगर किसी ब्लैक बॉडी के अलावा किसी और बॉडी के लिए हमें इसे लगाना है इस फॉर्मूले को, तो फिर इस फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज होगा। वो क्या चेंज है वो देखिए। तो देखिए, तो जो पावर एमिटेड थी वो क्या हो जाएगी, सिग्मा ए टी की पावर 4, ठीक है। जहां पे सिग्मा क्या था, स्टीफन कांस्टेंट, ए क्या था, सरफेस एरिया था बॉडी का, और टी क्या था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर था। ये किसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ब्लैक बॉडीज के लिए। फॉर एनी अदर बॉडी, अगर ब्लैक बॉडी के अलावा कोई अनदर बॉडी है, ठीक, तो उसका मतलब क्या है, P इजिकल टू क्या होगा, सिग्मा ए, एक और कांस्टेंट आ जाएगा ई टी की पावर 4। तो एक एक्स एडिशनल क्या हो जाएगा, एक एडिशनल एक कांस्टेंट लग जाएगा, कौन, ई, और ई क्या कहलाता है, ये कहलाता है एमिसिविटी, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू 1 होगी, किसके लिए, ब्लैक बॉडी के लिए, और ब्लैक बॉडी के अलावा कोई और बॉडी है तो उस ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में क्या करेगी, लाई करेगी। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। तो ई की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 1 तक वेरी करती है, और ब्लैक बॉडी के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और ब्लैक के अलावा इसकी वैल्यू 1 से हमेशा छोटी रहेगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ई इजिकल टू 1 सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो सकता है, ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है। तो फॉर ऑल अदर बॉडी, ब्लैक बॉडी के अदर बॉडी का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी बॉडी जो हर एक लाइट को एब्जॉर्ब ना कर सके, उसे क्या बोलेंगे, अदर बॉडी। चलिए, जैसे क्वेश्चन देख लें, ए स्पेरिकल बॉडी ऑफ एरिया ए एंड एमिसिविटी ई कितना दे रखा है, 0.6
is kept inside a black body? What is the rate at which energy is radiated per second at the temperature T? एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड मतलब एनर्जी पर टाइम मतलब पावर ही पूछ रहा है, ठीक है। और किस से, जिस और बॉडी से जिसका एमिसिविटी कितनी दे रखी है 0.6, एरिया कितना दे रखा है ए, और वो इनसाइड यानी कि किसके, किसी ब्लैक बॉडी के इनसाइड रखी है। इनसाइड रखी कोई भी ब्लैक बॉडी तो नहीं है, वो ब्लैक बॉडी के अलावा कोई भी बॉडी है तो वो कहीं भी रखी है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्लैक बॉडी के अंदर रख देंगे तो उसके अंदर क्या है, ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टी आ जाएंगी। बॉडी तो वो और ही है, अनोदर है। तो देखिए, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि उसने जो एक स्फेरिकल बॉडी है उसको हमने किसके अंदर रख दिया, ब्लैक बॉडी के अंदर रख दिया। ब्लैक बॉडी के अंदर रखो या कहीं भी रखो, उससे उसकी प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी, वो ब्लैक बॉडी नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए इस फॉर्मूले में क्या आएगा, ई आएगा। हमें क्या निकालना, एनर्जी पर यूनिट टाइम निकालना, मतलब पावर एमिटेड। वो क्या होगी, सिग्मा ए टी की पावर 4 होती है, किसके लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। मगर वो बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है, तो ई की वैल्यू दे रखी, उस बॉडी, इस स्फेरिकल जो बॉडी है उसका ई दे रखा कितना, 0.6। तो यहाँ पे ई लगा देंगे कितना, 0.6। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम यानी कि पावर एमिटेड, वो क्या होगी, इसमें जो भी वैल्यू थी इसमें साथ में क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे, और कितना हो जाएगा, 0.6 सिग्मा ए टी की पावर 4। बस यही आंसर होगा। क्लियर होगी बात। चलिए, तो देखिए, बाद में इसी लॉ को स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहा गया। ये जो स्टीफन का लॉ था, इसी लॉ को क्या कहा गया बाद में, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहा गया, ठीक है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है क्या, यही है, बस थोड़ा सा देख लीजिए, समझाने के तरीके अलग हैं। चलिए, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की बात करें, या कह सकते हैं यानी कि प्रीवॉश थ्योरी है। ये क्या है, जैसे हमारे पास ये समझिए, ये कोई बॉय है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉय है, ठीक। ये क्या है, इस बॉय का टेम्परेचर है टीबी। ये हमारे पास सराउंडिंग टेम्परेचर है। ये जो बॉय है, ये आइस का, यहाँ इसके चारों तरफ आइस बिखरी हुई है। ये क्या है, आइस का क्यूब है, कि इसके आसपास क्या रखी हुई है, आइस का क्यूब रखा हुआ है। और ये इसका टेम्परेचर हो गया, टीबी क्या हो गया, इस बॉय का टेम्परेचर हो गया, और टीएस क्या हो गया, सराउंडिंग टेम्परेचर हो गया। अब सराउंडिंग टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, क्योंकि आइस आसपास में रखी है, तो ये आइस क्या होगी, आसपास के माहौल को ठंडा कर देगी, यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर को क्या कर देगी, डाउन कर देगी। तो इस केस में क्या होगा, इसके देखिए, इससे क्या होगा, ये जो बॉडी है, ये इस बॉय की जो बॉडी है, वो क्या कर रही होगी, लगातार रेडिएशन भी कर रही होगी, लगातार एनर्जी को एमिट भी कर रही होगी, और लगातार एनर्जी को कैप्चर भी करती है, ठीक है। लगातार एनर्जी को लेती भी है और देती भी है। मगर इस समय क्या होगा, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कम होगा, डाउन होगा। तो इस समय बॉडी का जो बॉय है, ये बॉडी है, ये इस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और सराउंडिंग टेम्परेचर कम है, क्योंकि वहाँ आइस रखी हुई है, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इससे जो एमिशन होगा वो तो क्या होगा, ज़्यादा। और इसमें क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन होगा, इसकी बॉडी जो एब्जॉर्ब करेगी हीट को, वो कम करेगी। तो एमिशन इसमें बॉडी की जो बॉडी से है, यानी कि कह सकते हैं बॉय की बॉडी से क्या होगा, जो एमिशन है वो ज़्यादा होगा, और एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए ओवरऑल इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये इसकी बॉडी क्या हो जाएगी, कुछ देर बाद में ठंडी हो जाएगी। कैसे, देखिए, सीधी सी बात है। जब आप क्या करेंगे, आप आइस का कोई ठंडा पानी पिएं, कोल्ड ड्रिंक पिएं, या आइस की सिल्ली को अपने पास में रखें या अपने रूम में रखें, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो आपका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन। आपकी स्किन क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, यानी कि आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आप क्या हो जाएंगे, यानी कि कूलर हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन, क्योंकि इस समय आप जिस बॉडी के हम टेम्परेचर की कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस बॉडी का टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और आसपास के टेम्परेचर से। तो क्या होगा, इससे जो एमिशन होगा वो ज़्यादा होगा, और जो एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, कम। हमने हीट दी तो ज़्यादा, यानी कि टेम्परेचर तो मान लीजिए हमने दी एनर्जी कितनी 10 और ली कितनी 5, तो ओवरऑल हमारी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। हमारी एनर्जी कम हो गई तो थर्मल एनर्जी कम होगी, तो टेम्परेचर भी हमारा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ये बच्चा अब किसी जलती हुई आग के आसपास आ गया। तो जब ये कहीं आग जल रही है इस रूम में, तो रूम का जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग जो टेम्परेचर है, उसमें क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इसकी जो बॉडी है, अगर मान लीजिए 10 की एनर्जी एमिट कर रही है, तो कैप्चर करेगी कितनी, 15 की। इसलिए ओवरऑल इसके हाथ क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। जब भी तो सर्दियों के दिनों में लोग बाग आग जला के तापते हैं। रीज़न क्या है, जिससे उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठंड कम लगे, ठीक। तो इस समय क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, किससे, बॉडी के टेम्परेचर से। तो इस केस में जो एमिशन, जो क्या होगा, एमिशन होगा वो कम होगा, मगर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है।
तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा ज़्यादा, एमिशन क्या होगा कम। और जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है यानी कि हीट एब्जॉर्ब की गई ज़्यादा है एमिट से, तो ओवरऑल थर्मल एनर्जी क्या होगी, थर्मल हीट इसकी क्या होगी, बढ़ेगी। थर्मल एनर्जी बढ़ेगी मतलब इसकी इंटर एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, हॉटर हो जाएगा यानी कि गर्म हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो एक बात इससे साफ साफ क्लियर हो गई कि अगर आप क्या करते हैं, आप ऐसे एटमॉस्फेयर में जाते हैं जहां का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से क्या है, कम है, तो आपकी टेम्परेचर भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डाउन, यानी कि आप धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कूल्ड होते चले जाएंगे। ठीक है। अगर आप ऐसे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं जहां पे क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर यानी कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर से क्या है, ज़्यादा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अगर आप किसी ठंडे एरिया में जा रहे हैं यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर कम है, तो ओवरऑल हीट आपके सिस्टम से, आपकी बॉडी से हीट क्या होगी, सराउंडिंग खींचेगी। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, तो सराउंडिंग से हीट क्या होगी, आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगी। ओवरऑल होते तो दोनों केस हैं, आप लगातार हीट एमिट भी करते रहते हैं और लगातार हीट लेते भी रहते हैं, ठीक। मगर क्या है, अगर बाहर का टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा है तो ओवरऑल आप हीट लेंगे, फाइनली रिजल्टेंट देंगे कम, लेंगे ज़्यादा। और अगर आप ठंडे इलाके में चले जाएंगे तो ओवरऑल क्या होगा, हीट देंगे ज़्यादा, लेंगे कम, तो ओवरऑल टेम्परेचर आपका क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। क्लियर होगी बात। तो कहने का मतलब है दो ऑब्जेक्ट के बीच में हीट जब भी ट्रांसफर होती है जब टेम्परेचर क्या हो, डिफरेंस होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, सिस्टम और सराउंडिंग का। अगर आपका और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए आपकी बॉडी का, तो क्या होगा, जितनी हीट आप क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, उतनी एमिट करेंगे, तो ओवरऑल टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज। चलिए, तो स्टीफन के अकॉर्डिंग क्या है, वो जो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था वो यही था कि जो क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये कह सकते हैं, यानी कि एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो क्या होगा, वो इक्वल होगा किसके, वो किसके इक्वल होगा, सिग्मा तो कांस्टेंट होता है, इनटू वहां टी की पावर 4 थी तो टी की पावर 4 नहीं, अब क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस ले लिया, किसका, टी, ये टी जो टेम्परेचर है वो किसका है, ऑब्जेक्ट का है, और टी एस किसका है, सराउंडिंग का है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी बॉडी के द्वारा एमिटेड जो एनर्जी है उसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर की पावर 4 के, नहीं, टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, यानी कि ऑब्जेक्ट और सिस्टम के बीच में उनकी पावर डिफरेंस की पावर 4 नहीं, उनके टेम्परेचर की पावर के 4 का डिफरेंस है। क्लियर। तो इसमें थोड़ा सा क्या है, वही लो है, बस थोड़ा सा क्या कर दिया, अब सराउंडिंग को मेंटेन कर लिया, पहले सराउंडिंग नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो क्या हो गया, तो क्या होगा, टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, या ऐसे कह सकते हैं ये कि ये हीट तो क्या हो रही है, इतनी एनर्जी तो क्या कर रही है, सिस्टम एमिट कर रहा है, ठीक है, रेडिएट कर रहा है, और सराउंडिंग से इस रेट से एनर्जी एमिट भी कर रहा है, तो उसका रिजल्टेंट आ गया, एमिट में से माइनस कर देंगे एब्जॉर्ब, क्योंकि आपने मान लीजिए दिया कितना, आपने जो एनर्जी एमिट करी, किस रेट से एनर्जी एमिट करी, सिग्मा टी की पावर 4 से तो रेडिएट करी, और सिग्मा टी एस की पावर 4 से क्या है, ली, तो ओवरऑल रिजल्ट आएगा निकल कर रेट, ठीक है, क्योंकि आप दे भी रहे हैं एनर्जी को, ले भी रहे हैं, तो एमिट भी कर रहे हैं और एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। तो फाइनली जो रेट होगा एनर्जी के एमिट का पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो क्या होगा, सिग्मा इंटू टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, जहां पे टी क्या है, बॉडी का टेम्परेचर, और टी एस क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर। तो एनर्जी अपॉन टाइम यानी कि क्या निकालने, पावर एमिटेड, ठीक है, एनर्जी एमिटेड पर टाइम, तो एरिया यहां पहुंच जाएगा, तो एरिया यहां आ गया, तो या इसे क्या बोल सकते हैं, पावर एमिटेड, जो पावर एमिटेड है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 8 टी की पावर 4 माइनस क्या करेंगे, टी एस की पावर 4, तो ये क्या होगा, ओनली, ये भी, अब ये जो फॉर्मूला है अभी इसमें ई नहीं लगाया, तो ये किसका मतलब, ई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये जो फॉर्मूला है ये केवल और केवल एप्लीकेबल होगा किसके लिए, ओनली ब्लैक बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, जहां पे टी एस क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक। अगर सराउंडिंग टेम्परेचर आप 0 कर दो तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा। चलिए, अगर हम बात करें एनी बॉडी के लिए, अगर ब्लैक बॉडी के अलावा कोई अनोदर बॉडी हो तो उसमें जो पावर एमिटेड होगी वो सिग्मा ए ई ओ लग जाएगा, बस एक बाकी फॉर्मूला वैसे रहेगा, टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। तो ये अब ये जो फॉर्मूला है अब ये सबके लिए एप्लीकेबल है, अगर यही ब्लैक बॉडी के लिए लगाना तो ई की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 और 1 रख देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूला हो गया अब सबके लिए एप्लीकेबल होगा, जहां पे ई क्या है, एमिसिटिव, यानी कि ये क्या है, एमिसिविटी, ठीक है, इसकी जो एमिसिविटी है, और ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है 1, वैसे अनोदर बॉडी के लिए क्या होगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। नॉट पॉइंट, इस फॉर्मूले को यूज करते समय टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वो ऑब्जेक्ट बॉडी का, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम एप्लीकेबल कर रहे हैं, ठीक है।
तो कौन सा टेम्परेचर लेते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसलिए किसमें लेके चलेंगे? केल्विन में। चलिए कुछ जनरल सी बातें हैं, जनरल क्वेश्चन है लोगों के। जैसे जनरल क्वेश्चन पूछते हैं लोग बाग कि जो ब्लैक पेन है वो काला ही क्यों है, ठीक है, रेड मार्कर है वो लाल ही क्यों है, या व्हाइट बोर्ड है वो सफेद क्यों है, ये ब्लैक कलर की बॉडी, एक तो ब्लैक कलर की बॉडी है, जैसे आपके मान लीजिए पेन का कवर कैसा हो गया? ब्लैक हो गया, या आपके कपड़े क्या हो गए? ब्लैक हो गए, ठीक है, या आपने क्या कर लिया, किसी दीवार पे ब्लैक पेंट कर दिया। तो कह रहा है ब्लैक कलर की बॉडी एंड ब्लैक बॉडी में क्या डिफरेंस है? तो जरा समझें इन क्वेश्चनों को। देखिए जो ब्लैक पेन है वो ब्लैक ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि क्या करता है, हमें देखिए हमारे पास, हमारे आसपास जो है, हमारे आसपास क्या है, वेरियस एनर्जी क्या कर रही हैं? वाइब्रेट कर रही हैं, ठीक। मगर उनमें से कुछ क्या है, कुछ विजिबल रेंज की हैं, कुछ अल्ट्रावायलेट की हैं, कुछ इंफ्रारेड की हैं। हमारी जो आंखें हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसे देख सकती हैं? विजिबल रेंज को। और विजिबल जो रेंज में है वो कलर होते हैं विबग्योर, ठीक है, विबग्योर 7 कलर होते हैं, आपको पता है। ये विबग्योर सारे कलर एक साथ मिल जाए तो क्या होता है? व्हाइट कलर। तो जो व्हाइट कलर होता है, जैसे सन की जो लाइट आ रही है वो व्हाइट लाइट है, उसमें वो व्हाइट लाइट कब बनती है? जब इन 7 कलर को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो उससे एक नया कलर क्रिएट होता है, इसे बोलते हैं व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर मतलब 7 कलर का एक कॉम्बिनेशन। ब्लैक कलर मतलब नो कलर। ब्लैक इसलिए कोई कलर नहीं बोला जाता, ब्लैक में कोई कलर नहीं है, इसलिए व्हाइट भी कोई कलर नहीं होता, ना तो कोई व्हाइट कोई कलर है, ना ब्लैक कोई कलर है, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास जो ब्लैक पेन है वो ब्लैक दिखाई दे रहा है, या ब्लैक जो कलर है वो ब्लैक दिखाई दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो क्या करता है, विजिबल रेंज की जो लाइट है उन सबको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, एमिट कोई इसी को भी नहीं करता। जितनी भी, जैसे व्हाइट लाइट क्या करेगी, किसी भी ब्लैक कलर पे आके पड़ेगी तो वो सारे की सारी व्हाइट कलर को, यानी कि विजिबल रेंज की जितनी भी लाइट है उन सबको क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है, एमिट बिल्कुल भी नहीं करता, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो उससे रिफ्लेक्ट होके वापस कुछ नहीं आता, और जब रिफ्लेक्ट होके कुछ नहीं आएगा, हमें कोई भी कलर, कोई भी चीज कब दिखाई देती है? हमें पेन दिखाई दे रहा है, हमें ये कॉपी दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि इससे रिफ्लेक्ट होके जो लाइट हमारी आंखों में आई वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। अगर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके कोई लाइट हमारी आंखों में आ रही है तो वो हर चीज हमें दिखाई देती है, ठीक। अगर हमें क्या है, उस ऑब्जेक्ट से रेड कलर की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही तो वो हमें रेड दिखाई देती है, ग्रीन कलर की लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो रही तो हमें ग्रीन दिखाई देती है। अब जो ब्लैक बॉडी है तो विजिबल रीजन जो है 4 यानी कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम का, पूरी रेंज को ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर रहा है, पूरी रेंज को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर रहा है। दैट इज वाई ब्लैक, इसलिए पूरे के पूरे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एमिट किसी को भी नहीं करता। जब एमिट कोई कलर कर ही नहीं रहा तो इसलिए वो क्या, बॉडी हमें क्या दिखाई देती है? ब्लैक। इसलिए ब्लैक पेन क्या दिखाई देता है? ब्लैक। रेड मार्कर रेड क्यों दिखाई देता है? रेड वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो रेड पेन है, मैंने आपको बताया कोई भी चीज रेड कब दिखाई दे रही है? वो रेड इसलिए दिखाई दे रही होगी, वो क्या कर रही होगी? रेड लाइट की जो वेवलेंथ है, यानी कि कह सकते हैं जिस वेवलेंथ का कलर क्या है, रेड है, उस वेवलेंथ को वो कैप्चर नहीं कर रहा होगा, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होगा। एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होगा तो उसे क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक बढ़िया से अपनी एक क्या कर रहे हैं, अपने जन्मदिन की बढ़िया सी एक पार्टी दे रहे हैं, तो उसमें कोई भी ऐसे आ जाएगा, पूरी क्लास के सारे बच्चे आ जाएंगे, या मान लीजिए तुम्हारी क्लास के तो बच्चे आ जाए, पूरे स्कूल के बच्चे आने लगेंगे, तो आप रोकोगे नहीं रोकोगे उनको? जो आपको पसंद है वो आप उसको अंदर कर लोगे, और जो आपको पसंद नहीं उसको कह दो, उसके हाथ जोड़ लोगे कि भाई आपको कल टॉफी बांटी तो थी स्कूल में, ठीक है, और क्या चाहिए। तो आगे बात समझ में, तो ये क्या है कि जो ऐसी ऑब्जेक्ट, जो रेड कलर का जो मार्कर है वो क्या कर रहा है? रेड कलर का ही क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो हम जिसको रेड देख रहे हैं, इसका मतलब एक्चुअल में है क्या, वो ऑब्जेक्ट जो हमें रेड दिखाई दे रहा है वो रेड कलर का क्या है? दुश्मन है, उसकी रेड कलर से क्या है? दोस्ती नहीं है, इसलिए वो रेड कलर को क्या करता है? अपने घर नहीं बैठाता, दावत में नहीं बैठाता। बाकी सारे कलर को उसने क्या कर लिया होगा? दावत में बैठा लिया होगा, और रेड को भगा दिया होगा, और रेड भाग के कहां जाएगा? आपकी आंखों में पड़ेगा, इसलिए वो रेड दिखाई देता है। तो रेड वेवलेंथ को, रेड यानी कि क्या है, रेड वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सभी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, इसलिए क्या दिखाई देता है? वो रेड। दूसरा, पूरा विजिबल, ये कह रहा है जो व्हाइट कलर है, व्हाइट बोर्ड हमें व्हाइट क्यों दिखाई देता है? व्हाइट बोर्ड हमें व्हाइट इसलिए दिखाई देता है, उसने जैसे हमने उस पर व्हाइट लाइट डाली, व्हाइट लाइट में 7 कलर है विबग्योर, उसने कोई से भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं करा, सबको भगा दिया कि भागो यहां से, कोई पार्टी नहीं है यहाँ, ठीक है, कोई जन्मदिन नहीं किसी का, ठीक है। तो क्या कर दिया उसने? सारी दोस्तों को भगा दिया, यानी कि 7 के 7 कलर वापस भाग गया। तो वो वापस जब एक साथ ही आएंगे, एक साथ ही गए थे, एक साथ ही आएंगे, तो मिक्स रहेंगे तो कैसा दिखाई देगा? व्हाइट।
तो पूरे विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ है किसकी, विवग्योर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि किसी भी पार्टी को, किसी भी बच्चे को, किसी भी कलर की लाइट को अपने घर में नहीं बैठा रहा, सबको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, वो व्हाइट दिखाई दे रहा है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ब्लैक कलर जो है, ब्लैक कलर और ब्लैक बॉडी में अंतर बताना है। तो जो ब्लैक कलर की बॉडी है वो क्या करती है, यानी कि 400 से लेके 700 एंगस्ट्रॉम तक की जितनी भी लाइट होती है इन सबको क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, रिफ्लेक्ट किसी को भी नहीं करता, सबको बैठा लेगा और घर में बंद कर लेगा, वापस भागने नहीं देगा, जाने नहीं देगा, कहेगा भाई जितनी भी दावत तो बाद में होगी, पहले तुमने जो पिछले 10-20 दिनों यानी कि जन्मों की दावत ली है वो सबका हिसाब दो अब, ठीक है, अब मैं कोई दावत वावत नहीं ले रहा। तो क्या कर लेता है, बुला के अपने घर बंद कर लेता है, वहीं वापस नहीं जाने देता घर। तो ब्लैक कलर क्या है, जो क्या करेगा, नहीं कि हर एक क्या कर लेता है, जो क्या करेगा, विजिबल रीजन की जितनी भी लाइट हैं, या कह सकते हैं 400 एंगस्ट्रॉम से लेके 700, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक जितनी रेंज की वेवलेंथ की जितनी भी लाइट हैं, उन सबको, जितने भी वेवलेंथ है उन सबको क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है और एमिट नहीं होने देता किसी को भी। तो इसलिए वो कैसे दिखाई देता है, ये तो हो गई ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी का मतलब समझ गए, जो सिर्फ क्या करे, विजिबल रीजन की हर एक लाइट को क्या कर ले, कैप्चर कर ले। मगर ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक कलर की बॉडी क्या हुई, ब्लैक कलर की बॉडी तो वो बॉडी हुई जो क्या करती है, विजिबल रेंज की हर एक वेवलेंथ को खा जाती है, मतलब वापस नहीं आने देती, या कह सकते हैं 4 यानी कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के रेंज की जितनी भी वेवलेंथ इस पर आके पड़ेंगी सबको गप कर जाएगा, खा जाएगा। मगर ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी हर एक वेवलेंथ को, हर एक वेवलेंथ का मतलब क्या है, वहां मैंने बोल रहा, बार बार बोल रहा हूं, विजिबल वेवलेंथ, और यहां पे क्या बोल रहा हूं, हर एक वेवलेंथ, हर एक वेवलेंथ का मतलब हर एक लाइट, और हर एक लाइट का मतलब जिसकी वेवलेंथ 0 से लेकर इन्फिनिटी हो, 0 से लेकर इन्फिनिटी में सारी वेवलेंथ आ गई, तो सभी को खा जाएगी ये, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी हर वेवलेंथ यानी कि कह सकते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि पूरी की पूरी वेवलेंथ को खा जाता है। तो इसका मतलब मीन्स क्या हो गया, तो ब्लैक बॉडी मीन्स क्या हो गया, अपने यानी कि अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली हर एक रेडिएशन को 100% क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एमिट किसी को भी नहीं होने देगा। तो 100% जो क्या करे, हर एक वेवलेंथ को कैप्चर कर ले, वो कहलाएगी ब्लैक बॉडी। और जो क्या करे, 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक क्या कह सकते हैं, विजिबल रेंज की जितनी भी वेवलेंथ है उन सारी को कैप्चर कर ले, उससे ऊपर वाली को कैप्चर ना करे, उससे नीचे वाली को नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑल विजिबल को कैप्चर कर ले, वो कहलाएगा ब्लैक बॉडी, ब्लैक कलर बॉडी, ठीक है। और ब्लैक बॉडी वो है जो हर एक वेवलेंथ को क्या कर ले, कैप्चर कर ले 100%। 100% का मतलब 2% भी, 1% भी, 0.1% भी अगर छोड़ दिया ना तो कलर आ जाएगा उसमें, फिर वो ब्लैक बॉडी नहीं कहलाएगी। चलिए, तो इसलिए कोई बॉडी ब्लैक बॉडी हो सकती है, इम्पॉसिबल है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट कर ही देगी, और कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो वो ब्लैक बॉडी नहीं कहलाएगी। चलिए जी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, तो क्या पढ़ा था हमने, वापस रिवाइज कर दें इसको। तो एनर्जी ये क्या थी, एनर्जी, रेडिएशन ऑफ एनर्जी पर एरिया पर टाइम, वो कितना था, सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, ये बॉडी का टेम्परेचर और ये सराउंडिंग टेम्परेचर। एरिया को इधर ले जाएं तो ये क्या थी, एनर्जी रेडिएशन पर टाइम, वहाँ एनर्जी रेडिएशन पर एरिया पर टाइम था, ये एनर्जी रेडिएशन पर टाइम हो गया, तो एरिया पहुंच गया यहाँ। और इसे क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं हीट ट्रांसफर, या बोल देते हैं पावर एमिटेड। तो एनर्जी मतलब डी क्यू और टाइम मतलब डी टी, तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, या फ्लो की बजाय लॉस कहें, क्योंकि अब क्या होगा, किसी भी बॉडी से एनर्जी एमिट हो रही, रेडिएट होने का मतलब निकल रही बाहर, तो उसका लॉस हो रहा है, हमसे जो भी कुछ छीनेगा वो माइनस है, ठीक है, अच्छा दोस्त छिन जाए माइनस, ठीक, पैसे छिन जाए माइनस, कोई पद छिन जाए माइनस, ठीक है, वो सब कुछ माइनस है। तो क्या है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, तो इसे क्या बोलेंगे, रेट तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पर टाइम है, जब भी टाइम से किसी क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं तो वो कहलाता है रेट, लेंथ से किसी क्वांटिटी को डिवाइड कर दें तो वो कहलाता है ग्रेडेंट। तो ये क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी मतलब हो गया रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। लॉस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बॉडी में से रेडिएशन लगातार एमिट होंगे, यानी कि बाहर निकलेंगे, तो एनर्जी का लगातार क्या होगा, कम, इसलिए माइनस साइन आ गया है। मैंने अभी पिछले लेक्चर में जो क्या है, रेडियल ट्रांजिशन, रेडियल फ्लो पढ़ाया था, तो रेडियल फ्लो में भी क्या था, रेडियल फ्लो का मतलब तो क्या है कि जो हीट लॉस हो रही थी वो किसका लॉन्ग होती, रेडियस के लॉन्ग, इसलिए मैंने वहां पे क्या लिया था, एक्स लेंथ की एक डीएक्स, एक्स रेडियस पे एक डीएक्स लेंथ की क्या मानी थी, एक
एलिमेंट्री सेगमेंट मान लिया था, जिसके लिए मैंने फिर इंटीग्रेशन करके कैलकुलेट किया था। तो रेडियस के अलोंग हो रहा था, तो रेडियल इसलिए बोल रहे थे क्योंकि रेडियस के अलोंग हो रहा था, और उसमें भी मैंने एक माइनस साइन ले लिया था, के ए क्या करा था, के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एल से पहले क्या लगा दिया था, एक माइनस साइन। क्यों? क्योंकि वहां पे भी लॉस हो रहा था। तो ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि लगातार एनर्जी बॉडी क्या कर रही है, एमिट कर रही है, रेडिएट कर रही है। रेडिएट करने का मतलब है रेडिएशन हो रहा है, लगातार बाहर निकल रही है। जैसे सन से लगातार एनर्जी क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है। तो हमारे लिए तो वो पॉजिटिव है क्योंकि हमारे पास आ रही है, मगर सन से पूछें तो उसके लिए तो माइनस है वो, क्योंकि उसकी एनर्जी लगातार क्या हो रही है, एमिट हो रही है उससे। तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या कहलाएगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। लॉस क्यों? क्योंकि एनर्जी लगातार कम हो रही है, और ये नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। तो नेगेटिव साइन हीट लॉस हो रही है, इस बात को इंडिकेट कर रहा है। तो नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि हीट क्या हो रही है, लॉस, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया। अब देखिए, तो ये क्या था, डी क्यू अपॉन डी टी था। अब टेम्प हीट लॉस हो रही है, यानी कि एनर्जी रेडिएट हो रही है। अब एनर्जी जब रेडिएट हो रही है तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जहां पे एनर्जी एमिट हो, एनर्जी ट्रांसफर हो, टेम्परेचर क्या हो, चेंज, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं जी, Q इजिकल टू एम एस डेल्टा टी। अगर फेस चेंज हो तो क्या लगाते थे, ml, और टेम्परेचर चेंज हो तो क्या लगाते हैं, एम एस डेल्टा टी। तो मैं क्या कर सकता हूं, Q की जगह क्या लिख सकता हूं, एम एस डेल्टा टी। डी Q की जगह क्या लिख सकता हूं, अगर यहां D लगाऊंगा तो यहां पे D कहां लगेगा, M तो फिक्स है, मास तो फिक्स है, स्पेसिफिक हीट भी फिक्स है, कौन चेंज हो रहा है, टेम्परेचर। तो क्या लगा देंगे, डी थीटा। ठीक है, तो डी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं, एम एस डी थीटा। ये क्या है, थीटा है, थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, अपॉन डी टी। तो ये क्या था, माइनस सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ठीक है, यहां से एम एस को उठा के यहां लिया है अपॉन में, तो ये क्या बचा, डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू अपॉन डी टी, ये क्या, डी क्यू नहीं, डी थीटा अपॉन डी टी। थीटा तो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया तो क्या हो जाएगा, रेट। तो ये क्या कहलाएगा, रेट ऑफ फॉल्स ऑफ टेम्परेचर। फॉल्स क्यों, क्योंकि हीट लॉस हो रही है, तो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन, और डाउन होगा तो इसलिए क्या हो रहा है, फॉल। तो ये क्या कहलाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी तो कहलाएगी हीट, रेट ऑफ हीट लॉस, और डी थीटा अपॉन डी टी क्या कहलाएगा, रेट ऑफ फॉल्स ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर किस रेट से घट रहा है। ठीक, तो वो क्या हो गया, अगर डी क्यू अपॉन डी टी है तो इसमें एम एस नहीं होगा, सिर्फ होगा माइनस सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस। अगर डी थीटा अपॉन डी टी है तो यहाँ पे क्या आएगा, एम एस आएगा, वो एम एस कहाँ जाएगा, अपॉन में, क्योंकि क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एम एस डेल्टा थीटा। चलिए, यहां पे भी माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि टेम्परेचर लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किसका, उस बॉडी का जहां से रेडिएशन हो रहा है। तो नेगेटिव साइन टेम्परेचर फॉल्स का कारण है, ये कह सकते हैं नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन। अब देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है जी, ये आईआईटी लेवल का एक क्वेश्चन है, जेई लेवल का। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है हमारे पास दो स्फीयर हैं, 1 और सेकंड, दो स्फीयर हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, एक की रेडियस r1, एक की रेडियस r2, और मटेरियल दोनों का सेम है, दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, और सेम टेम्परेचर है इनिशियली दोनों का, यानी कि दोनों का जो गर्म होने का, हॉट होने का टेम्परेचर है वो बिल्कुल सेम है, दोनों सेम टेम्परेचर पे है, सेम, और सराउंडिंग भी क्या है, सब में सेम है, जो सराउंडिंग है वो सबकी सेम है, यानी कि बिल्कुल एयर में रखें, जब मतलब जो भी सराउंडिंग है दोनों के लिए सेम है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, हीट लॉस होने का रेट बताओ। ज्यादा कौन सा स्फीयर क्या करेगा, ज्यादा कौन सा स्फीयर रेट, यानी कि हीट लॉस जो रेट है, रेट हीट के लॉस होने का जो रेट है वो कौन से स्फीयर के लिए ज्यादा होगा। दूसरा, रेट ऑफ फॉल्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के गिरने का जो रेट है वो किसके लिए ज्यादा होगा। तो ज्यादा कौन सा स्फीयर क्या करेगा, कौन सा स्फीयर ज्यादा रेट ऑफ फॉल्स ऑफ टेम्परेचर दिखाएगा, और कौन सा स्फीयर ज्यादा क्या दिखाएगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट दिखाएगा। तो देखिए क्या दे रखा है जी, हीट लॉस की बात कर लें। चलिए पहले तो हीट लॉस मतलब डी क्यू अपॉन डी टी, वो क्या होगा, माइनस सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस टी की पावर 4। अब बात करें, अगर दो स्फीयर हैं, एक बार इसके लिए लगाएं फॉर्मूला, एक बार इसके लिए, तो देखिए दोनों के लिए माइनस इसके लिए भी आएगा और इसके लिए भी, तो माइनस दोनों में आएगा। सिग्मा मटेरियल सेम है तो दोनों का सिग्मा क्या होगा, सेम होगा, स्टीफन कांस्टेंट। दोनों का एरिया डिफरेंट होगा, एरिया सेम नहीं होगा। दोनों का टेम्परेचर सेम है तो बॉडी का टेम्परेचर भी सेम होगा। दोनों के लिए सराउंडिंग सेम है तो टीएस टेम्परेचर भी सेम होगा, तो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। तो बस डी क्यू अपॉन डी टी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, एरिया पे। तो डी क्यू अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एरिया पे। और एरिया स्फीयर का होता क्या है, स्फीयर की सरफेस का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
4 पाई भी कांस्टेंट है, तो बस डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर के। मतलब जिसकी रेडियस ज्यादा उसका हीट लॉस रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा ज्यादा यानी कि रेडियस, जितनी ज्यादा ज्यादा रेडियस होगी ज्यादा लॉस ऑफ हीट होगी। तो किसकी रेडियस ज्यादा है, सेकंड स्फीयर की, और सेकंड स्फीयर की रेडियस ज्यादा है तो सेकंड स्फीयर में क्या होगा, हीट लॉस का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। या कह सकते हैं सेकंड स्फीयर से हीट लॉस क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा रेट से हीट क्या हो रही होगी, लॉस हो रही होगी। ठीक है, ज्यादा तीव्र गति से क्या हो रही होगी, हीट लॉस हो रही होगी, किससे, बड़े स्फीयर से। देखिए अब बात करते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर, मतलब डी थीटा अपॉन डी टी। तो वो क्या होगा, माइनस सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, और अपॉन में क्या हो जाता है, एम इंटू एस। ठीक, चलिए अब हम स्फीयर की बात करें तो क्या होगा, सिग्मा सबका सेम होगा। देखिए अगर हम इसको खोल लें तो क्या होगा, अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए मास क्या हो, मास आएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक, और एस तो एस है ही। एरिया को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर का एरिया होगा ये। और अब बात कर लें वॉल्यूम की, क्योंकि मास हमें निकालना है स्फीयर का, तो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूँ स्फीयर के, 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी हो गई रो, ये स्पेसिफिक हीट हो गई एस। ठीक है, और एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना किसका, हीट रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें सिग्मा सबके लिए सेम, क्योंकि मटेरियल सेम है। सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड स्फीयर का मटेरियल सेम है, तो इसका मतलब क्या है, स्टीफन कांस्टेंट तो सबके लिए सेम हो गई, स्टीफन कांस्टेंट सेम। मटेरियल दोनों स्फीयर का सेम है, तो डेंसिटी भी सेम होगी और स्पेसिफिक हीट भी सेम होगी। ठीक, दोनों का टेम्परेचर सेम था तो टी भी सेम, सराउंडिंग टेम्परेचर भी, सराउंडिंग भी दोनों के लिए सेम था तो सराउंडिंग टेम्परेचर भी सेम। 4 पाई ये तो कांस्टेंट होते हैं, वैसे भी कैंसिल हो गए, तो बस क्या बचा, यहाँ आर स्क्वायर था, यहाँ कितना था, आर क्यूब। तो इससे जब कैंसिल होगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 1/r बचेगा। तो यहाँ पे आपके जो रेट है किसका, टेम्परेचर फॉल्स का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के, या कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। अब इस केस में क्या होगी, जिसकी रेडियस क्या होगी छोटी, उसका रेट क्या होगा, किसका, टेम्परेचर फॉल्स का, वो रेट क्या होगा, ज्यादा। तो जल्दी टेम्परेचर किसका डाउन हो जाएगा, छोटे वाले का। जिसकी रेडियस क्या होगी कम, उसका रेट फॉल्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर के फॉल्स होने का जो रेट है वो ज्यादा होगा छोटे वाले में, मगर हीट लॉस करने का जो रेट है वो किस में था, बड़े वाले में था, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर पे। क्लियर होगी बात। तो जितनी ज्यादा रेडियस होगी, रेट ऑफ फॉल्स ऑफ टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि वो इन्वर्सली है। तो इस केस में जो स्फीयर फर्स्ट है, स्फीयर फर्स्ट की आर क्या है, कम है, तो रेट ऑफ फॉल्स ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, उस केस में ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए ये आईआईटी लेवल का क्वेश्चन अगर आप गांव वालों से पूछो, गांव से, जो गांव में क्या करता है, मजदूरी करता है, हल चलाता है, जिसने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं कि स्कूल का गेट भी नहीं देखा, ठीक है, उल्टा मास्टर से पूछ लेता है कि मास्टर साहब चाय भिजवा दूं, बच्चों को ठीक से पढ़ाते रहो। ठीक है, क्यों सम्मान करता है, क्योंकि मुझे कभी ABCD नहीं आती, कभी मास्टर कुछ पूछ ना ले, इसलिए क्या है, पहले नमस्ते कर लेता है और पूछता है कि चाय पानी भिजवा दूं कि नहीं। ठीक है, अगर उनसे ही क्वेश्चन पूछो तो तुरंत बता देंगे। क्या है आपके पास, आप जनरली देखेंगे जब कभी भी आप सर्दियों में तापते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई लकड़ी का, 2 लकड़ी के पीस लीजिए, एक छोटा एक बड़ा, तो दोनों बिल्कुल, जब क्या है, जैसे गांव में क्या है, कंडे जलाते हैं, यानी कि बिल्कुल उपले उपले बोलते हैं उनको, जलाते हैं, तो जब उनका एक करसी होती जली हुई बिल्कुल एकदम रेड हॉट, ठीक है, तो उसमें एक छोटा पीस हो और एक बड़ा पीस हो। ठीक, तो छोटा पीस क्या होगा, छोटा पीस क्या है, जल्दी बुझ जाएगा, बड़ा पीस देर से बुझेगा। तो इसका मतलब है कि छोटे पीस का टेम्परेचर जल्दी डाउन हो रहा है, इसलिए क्या है, वो एकदम राख बन जाएगा, और जो बड़ा पीस है वो जल्दी से राख नहीं बनेगा। दोनों का देखो टेम्परेचर बिल्कुल सेम था, दोनों रेड हॉट थे, बिल्कुल एक सराउंडिंग में रखे हुए थे, मगर जो छोटा पीस है उसमें आग जल्दी खत्म हो जाएगी, वो जल्दी राख बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, उससे टेम्परेचर क्या है, ज्यादा रेट से क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, इसलिए वो एक जल्दी बुझ जाएगा। ठीक, दूसरी बात, कौन ज्यादा रेट से हीट को लॉस करेगा, तो छोटा पीस, अगर अंगारी का छोटा पीस है तो वो ज्यादा आंच देता है तापने में, या जो बड़ा पीस हो वो ज्यादा आंच देगा। तो जो बड़ा पीस है वो ज्यादा आंच देगा, वो ज्यादा तेज गर्मी देगा, वो जाड़ों में अच्छा लगेगा तापने में। तो ज्यादा रेट से कौन दे रहा है, जो जितना बड़ा है। तो जितना बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा वो उतने ही ज्यादा रेट से हीट को लॉस करेगा। ठीक है, मगर जिसका साइज छोटा होगा वो ज्यादा रेट से क्या करता है, टेम्परेचर को डाउन करता है, वो जल्दी बुझ जाता है, वो जल्दी राख में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन भी है। ठीक है, यही अगर आप उस साइंस में देखोगे तो आप क्या करते हैं, आप कोई चीज एकदम से क्या करते हैं, आप पढ़ने आ गए,
पढ़ने आ गए तो आपका जो बेसिक नजरिया है एक्सपेरिमेंट फिजिक्स है क्या, जो हमारे आसपास में चारों तरफ सराउंडिंग में जो हो रहा है वो फिजिक्स है। आदमी कैसा सोच रहा है ये भी फिजिक्स, हवा इधर को चल रही है ये भी फिजिक्स, पत्ता गिरा नीचे गिरा ये भी फिजिक्स, उड़ा तो ये भी फिजिक्स, ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है वो सब फिजिक्स है। नेचर के बारे में, नेचर का जो मोशन है, नेचर की जो प्रकृति है, यानी कि जो नेचर के लॉ को पढ़ना, नेचर में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, नेचुरल क्या क्या हो रहा है, वो सब फिजिक्स है। चलिए और एक बात करें, ये कह रहा है एक क्यूब है जिसकी एज कितनी है ए, मतलब लेंथ विड्थ हाइट सब सेम हो जाएगी ए। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस भी ए है। इनिशियली कंडीशन बिल्कुल सेम है, मतलब सेम टेम्परेचर होगा दोनों का, सेम सराउंडिंग में रखे होंगे और मटेरियल भी सेम बोल दिया उसने, ठीक। तो कह रहा है ज्यादा रेट ऑफ फॉल्स ऑफ टेम्परेचर किस में होगा, किस में रेट ऑफ फॉल्स टेम्परेचर के फॉल्स होने का रेट किस में ज्यादा होगा। तो देखिए जी, टेम्परेचर का रेट क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी, वो होता क्या है माइनस सिग्मा ए टी स्क्वायर माइनस टी एस, वो टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। और अगर हम थीटा का रेट निकाल लें, टेम्परेचर निकाल लें, तो अपॉन में क्या हो जाता है एम एस, ठीक है। चलिए अब क्या करें, ये मास है, मास कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी तो सेम रहेगी क्योंकि क्या है मटेरियल सेम है। स्पेसिफिक हीट भी देखिए, डेंसिटी भी सेम, स्पेसिफिक डेंसिटी भी सेम, स्पेसिफिक हीट भी सेम। और कांस्टेंट तो स्टीफन कांस्टेंट तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। टेम्परेचर भी दोनों का सेम है, तो टी ये भी सेम ये भी सेम। क्या बचा, वॉल्यूम की बात बची, वॉल्यूम और एरिया। वॉल्यूम अगर मैं देखूं तो वॉल्यूम तो एक तो एरिया बचा और एक वॉल्यूम बचा। तो जो टेम्परेचर के रेट ऑफ फॉल्स ऑफ टेम्परेचर वो किस पे डायरेक्टली प्रश्न होगा, सिर्फ एरिया पे और वॉल्यूम पे, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट होंगी। अगर मैं अलग अलग फॉर्मूला लगाऊं फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए, तो जब डिवाइड करूंगा तो ये सारी चीजें जो कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ ये बचेगा। अब देखिए एरिया किसका, अगर मैं क्यूब के लिए लगाऊं तो क्यूब का एरिया क्या होगा जी, क्यूब में कितनी फेस होंगी, क्यूब में जो एक फेस होती है वो स्क्वायर होती है। जैसे एक रूम है तो रूम में 4 दीवारें हो गई, एक छत एक ग्राउंड, तो कितनी फेस होती हैं, 6 फेस होती हैं, 6। एक फेस का इस एरिया कितना होगा, एक फेस मतलब एक स्क्वायर, तो एक स्क्वायर का एरिया होगा यानी कि साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। और ऐसी कितनी सरफेस है उसमें 6, तो टोटल एरिया कितना हो गया क्यूब का 6a स्क्वायर। आगे बात समझ में नहीं, जैसे ये हो गया एक एरिया, एक फेस तो कितनी होगी, एक फेस ये भी ए ये भी है, तो एक स्क्वायर का एरिया कितना होगा ए स्क्वायर। मगर ऐसे स्क्वायर कितने बन रहे होंगे क्यूब के अंदर 6, तो 6a स्क्वायर तो हो गया एरिया। वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का, ए क्यूब। तो यहां से आप सोल्व करिए तो कितना बचा, 6/a बचा। ये किसके लिए हो गया, क्यूब के लिए। अब बात करें स्फीयर के लिए, तो स्फीयर का एरिया कितना होगा, देखिए एरिया रखिए तो एरिया होगा 4πr², आर कितनी दे रखी ए। और वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का 4/3πr³। तो यहां से 4π से तो 4π गया और ये 3 पहुंच जाएगा ऊपर, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा अपॉन में, तो ये हो गया 3/a और वो कितना हो गया 6/a। तो ये डबल है, ये 3 है और वो 6 है, तो ये ज्यादा है। तो किससे ज्यादा रेट, तो क्यूब क्या होगा, क्यूब का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रेट से क्या होगा, डाउन होगा, ठीक है। तो क्यूब का क्या होगा, रेट ऑफ फॉल्स ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, किसका, क्यूब का, क्योंकि वो ज्यादा आ रहा है। आगे बात समझ में। देखिए लास्ट प्रॉब्लम देखिएगा इस पे, 2 स्फीयर ऑफ सेम रेडियस, 2 स्फीयर हैं जिनकी रेडियस सेम है r, हैव देयर डेंसिटी इन द रेशो, उनकी डेंसिटी का जो रेशो है वो है 8:1, मतलब मटेरियल अब कैसे डिफरेंट है। एंड द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट, और उन दोनों की मटेरियल का जो स्पेसिफिक हीट का रेशो है वो भी कितना है 1:4, वो 8:1 था, ये 1:4 है। इफ वाई रेडिएशन द रेट ऑफ फॉल्स ऑफ टेम्परेचर आर सेम, दोनों के रेट का फॉल्स होने यानी कि दोनों के टेम्परेचर के फॉल्स होने का जो रेट है वो सेम है, देन फाइंड द रेशो ऑफ लॉस ऑफ हीट, तो ये बताइए हीट लॉस होने का रेट क्या होगा उनका, ठीक है। तो 2 स्फीयर हैं जिनकी रेडियस सेम है, मगर उनका क्या है, डेंसिटी का रेशो कितना 8:1 है और स्पेसिफिक हीट का रेशो 1:4 है, और उनके टेम्परेचर के फॉल्स होने का जो रेट है वो दोनों का सेम है। तो फिर ये बताना है कि उनके हीट लॉस का रेशो क्या होगा, ठीक है। चलिए जी, डेंसिटी का रेशो दे रखा है, रेडियस तो उनकी सेम है यानी कि r1/r2 यानी कि r वो कितनी हो गई 1। डेंसिटी का रेशो r1 यानी कि ρ1/ρ2 कितना दे रखा है 8:1। स्पेसिफिक हीट का रेशो दे रखा है 1:4। चलिए हमसे क्या पूछ रहा है और क्या दे रखा, रेट ऑफ
रेट ऑफ फॉल्स ऑफ टेम्परेचर क्या दे रखा है, सेम, और रेट ऑफ फॉल्स ऑफ टेम्परेचर होता कितना है, माइनस सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 और डिवाइडेड बाई क्या होता है, एम एस। ये क्या हो गया, रेट ऑफ फॉल्स ऑफ टेम्परेचर। अब ये दोनों के लिए क्या दे बता रखा उन्होंने, सेम। तो रेट ऑफ ये किसके रख रखेंगे, एक फर्स्ट के लिए और एक बार किसके लिए रख लेंगे, सेकंड के लिए, दोनों क्या रख देंगे, इक्वल। तो रखिए फर्स्ट के लिए तो क्या हो गया, देखिए ये तो स्टीफन कांस्टेंट तो दोनों के लिए सेम होगा। इसके लिए ये A1 तो उसके लिए A2, इसके लिए मास M1 तो उसके लिए M2, इसके लिए S1 तो उसके लिए S2, ये T1 तो वो T2, और सराउंडिंग टेम्परेचर तो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। सेम हो या कुछ हो, इसके बारे में कुछ बताए नहीं तो हम TS1 कह देते हैं और TS2 कह देते हैं। चलिए ये दोनों इक्वल रख दिए मैंने, क्यों, क्योंकि इक्वल दे रखा उसने, उनने कहा है कि दोनों जो स्फीयर हैं उनसे उनके टेम्परेचर के फॉल्स होने का रेट क्या है, इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रख दिया। यहाँ से सोल्व करें जी, ये सिग्मा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल होगा। एरिया की बात करें, अगर हम बात करें एरिया की, तो देखिए रेडियस क्या है, दोनों की सेम है। जब रेडियस सेम है तो एरिया क्या होगा, सेम, क्योंकि एरिया होगा पाई आर स्क्वायर स्फीयर का, तो एरिया भी क्या हो गया, सेम हो गया। क्लियर। क्या बचा, जो बचा उसे रखिए, तो T1 की पावर 4 माइनस TS1 की पावर 4 और अपॉन मास, मास किससा आएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मास को मैं लिख लूंगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होगा, 4/πr³ और डेंसिटी होगी ρ1S1। सेम कहानी उसके लिए रखेंगे, तो वॉल्यूम, मास को रखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इसका भी क्या होगा, 4/3πr²। आर दोनों की सेम थी इसलिए आपस में क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या बचा जी, ये बचा T1 4 माइनस TS4 और अपॉन क्या, अपॉन में क्या हो गया, देखिए इस वाले को इधर ले आइए तो क्या हो गया, T2 की पावर 4 माइनस TS2 की पावर 4 इजिकल टू क्या होगा, ये ऊपर ले जाओ, तो ρ1S1 अपॉन ρ2S2। ρ1 अपॉन ρ2 कितना दे रखा, 8/1, और S1 अपॉन S2 कितना दे रखा, 1/4। यहां से सोल्व करूंगा तो ये कितना आ गया जी, 2 आ गया। इसका जो रेशो है किसका, T1 4 माइनस TS4 अपॉन T2 4 माइनस TS2 4 का जो रेशो है वो कितना आ गया, 2। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है हीट, रेट ऑफ हीट लॉस, हीट यानी कि हीट लॉस का, रेट ऑफ हीट लॉस का रेशो बताओ दोनों के लिए। चलिए तो डी क्यू आपके क्या बताना है, डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है, वो होगा माइनस सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। दोनों के लिए सिग्मा तो होगा सेम, फर्स्ट के लिए बट सेकंड के लिए भी, क्योंकि तो स्टीफन कांस्टेंट है। एरिया भी दोनों का सेम होगा क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है, तो बस यही तो बचा। तो जो रेट है किसका, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। तो जो इनका ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इसके, तो जो रेशो इनका होगा, तो इसका हीट का रेशो क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी फर्स्ट के लिए, डी क्यू अपॉन डी टी सेकेंड के लिए, वो किसके इक्वल होगा, T1 S की पावर 4 माइनस TS की पावर 4 और अपॉन होगा सेकंड का रखेंगे तो सेकंड का, और इनका रेशो हम निकाल चुके हैं, ये रहा कितना है, 2:1। आंसर आ गया। तो ये क्या है, हीट लॉस का रेशो हो गया। ठीक है, तो उसने क्या दे रखा था, रेट लॉस का टेम्परेचर, रेट ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर क्या रखा, इक्वल दे रखा था, तो उन दोनों को इक्वल रखा मैंने, इक्वल रख के एक ये टर्म्स निकाल ली। अब वो क्या पूछ रहा था, रेशो पूछ रहा था किसका, हीट लॉस रेट का। तो हीट लॉस रेट का जो रेशो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है इसके, और इसका रेशो मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो जो रेशो इसका होगा वही हीट लॉस रेट का रेशो होगा, और वो कितना है, 2:1। क्लियर होगी जी। तो ये बहुत सिंपल सी टॉपिक है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, सिंपल। एक बार आप इसका फॉर्मूला जान लीजिए, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार फॉर्मूला जान लिया फिर तो बस सिंपल सा मैथ है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का, उसे 10वीं क्लास का भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो बस उसे करते जाइए, और इससे एक क्वेश्चन बनता ही है। मगर इसके छोटे छोटे 3 लेक्चर हैं, एक छोटा सा लेक्चर ये ले लिया, इससे अगला लेक्चर और भी छोटा है, उससे अगला भी लगभग इतना ही ऐसे छोटा है। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे। देखिए फिजिक्स कब आएगी या आपका सिलेक्शन क्या होगा, मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं बोलता, बोलने के लिए बहुत कुछ है, मगर बोलने से फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई सुनता नहीं किसी की, मैं ही नहीं सुनता, तुम क्या सुनोगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सिलेक्शन कब होता है, जब आप, देखिए मेरी बात सुनिए, एक छोटी सी बात आपको चलो बता देता हूँ। आज हमारे पास जो मैथ है, जो काउंटिंग है, वो कहाँ से शुरू हुई, 1 2 3 4 5 9 तक गए, ये 10 नंबर लिए, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 9 तक ये 10 नंबर आ गए। उसके बाद फिर रिपीट करा, नहीं कि 1 0, फिर 1 0, फिर 1 1, इस टाइप से 10 11। अब क्या है, कुछ अगर हम बात करें तो कुछ लोगों ने सोचा कि क्या है
कि नंबर कुछ ज़्यादा हो गए, जिससे संख्या बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, इनको मल्टीप्लाई करना, इनको डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैलकुलेशन इसने क्या कर दी, डिफिकल्ट कर दी। क्या मैथ में हमने जो 10 नंबर लिए हैं, ये क्या इनसे हम 8 नंबर से काम नहीं कर सकते, 5 नंबर से काम नहीं कर सकते, जिससे संख्या इतनी बड़ी ना हो? तो उन्होंने क्या करा, 3 नंबर से स्टार्ट किया कि ऐसा हो 1 2 3, और 3 के बाद फिर कितना हो जाए 1 0। ठीक है, 1 2 3, फिर 1 0 आ जाए, 1 0 के बाद फिर 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, और फिर क्या आ जाए 2 0 आ जाए, फिर आ जाए 2 1 2 2 2 3, फिर आ जाए 3 0, फिर 3 1 3 2 3 3। तो इस टाइप से उन्होंने क्या कर दिया, इसको 3 नंबर में कन्वर्ट कर दिया कि 9 नंबर की बजाय 3 नंबर ले लो, 1 2 3। और इससे कुछ लोगों ने सोल्व किया और ये बहुत कारगर निकला। ठीक है, जो रामानुज थे यानी कि जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने यही यूज़ किया कि उन्होंने क्या है 3 नंबर के बजाय 9 नंबर के बजाय 3 नंबर यूज करे, इसलिए उनकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होती थी कि शायद कंप्यूटर या लैपटॉप उस समय, या कह सकते हैं उस समय जो यानी कैलकुलेटर होते थे, वो भी इतनी फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते थे। उन्होंने क्या करा, 3 डिजिट को करा। ठीक है, इसलिए सब उनका लोहा मानते हैं। मगर आइंस्टीन ने, उन्होंने क्या सोचा था, वो धार्मिक थे। उन्होंने सोचा कि पूरे हिंदू ने सारी शक्तियों को 3 में बांट रखा है कि ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। ठीक है, जब सृष्टि में पूरा काम 3 से चल सकता है तो मैथ में 3 से क्यों नहीं चल सकता? अब आइंस्टीन और भी ज्यादा आध्यात्मिक थे। उन्होंने सोचा कि क्यों हिंदुओं ने कहा कि द्वैत के दो अद्वैत है, मतलब दो है। एक तो क्या है, एक चीज संसार है, और एक क्या है, अल्लाह की बस्ती है, जहां हम स्वर्ग कहते हैं या उसको जन्नत कहते हैं, नरक। उन्होंने कहा एक है, एक ये दुनिया है, माया का संसार है, और एक स्वर्ग का है, नहीं कि जन्नत है। तो उन्होंने कहा जब दो चीजों में परमात्मा ने, अल्लाह ने, प्रभु ने क्या करा है, समाज को, नहीं कि चीजों को 2 में बांटा है। एक ये संसार है, माया संसार है, और एक क्या है, जन्नत है। ठीक है, यानी कि एक नरक है और एक स्वर्ग है। 2 में बांटा, तो 2 से क्यों ना काम चलाऊं? तो इसलिए उन्होंने क्या करा, 2 से काम किया। उन्होंने जो मैथ सोल्व किया, अपनी जो इक्वेशन बनाई साइंस की, वो 1 और 2, 1 2 से उन्होंने नंबर रखा 1 1 2, फिर उसके बाद रखा 1 0, फिर 1 1 1 2, उसके बाद रखा 2 0, फिर 2 1 और 2 2। बस ये 5 नंबर लिए, उनसे सोल्व कर दिया। उनकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हुई, इसलिए लोग बात क्या है, उन्होंने जो कुछ इक्वेशन दी वो आज तक भी पकड़ नहीं पाए। जैसे E=mc², ये अभी भी प्रूव्ड नहीं है, क्योंकि लोग उसको पकड़ नहीं पाए हैं। ठीक है, अब क्या है, और भी कुछ चीजें हैं। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि क्या है कि हिंदुओं के जो शास्त्र हैं, उन्होंने कहा कि अद्वैत, जैसे लोग कहते हैं ना कि बस एक ही है। आपने देखा होगा अलग अलग समुदाय के लोग कहते हैं कि वो परमात्मा तो एक ही है, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, ये सब एक है। तो एक का मतलब, तो कुछ लोग सोचते हैं कि क्यों ना एक से काम चला दिया जाए। तो जो हिंदू क्या है, जो लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिक में चले गए, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक ही है। एक, जैसे हम एक कहते हैं तो 2 एकदम से दिमाग में आ जाता है कि 2। जैसे हमने एक कहा तो दूसरा ख्याल में तो आ ही जाता है। तो इसलिए क्या कहा, अद्वैत। अद्वैत मतलब दूसरा नहीं। उन्होंने एक नहीं कहा, उन्होंने पहले बोल दिया कि दूसरा नहीं, मतलब कहानी को वहीं खत्म कर दिया कि आप बढ़ाओ ना आगे। तो कहने का मतलब क्या है कि चीजों को जितना कम समेटते जाओगे, जितना चीजों को कम समेटोगे, मतलब जितना कम रखोगे, उतनी कैलकुलेशन फास्ट आएंगी, इसलिए उतना सिलेक्शन। तो यही रीजन है, फंडा। अब सिलेक्शन से फंडा क्या है, जितना आप कम सोचोगे, जितना आप कम ज्यादा विचार करोगे, सिलेक्शन होगा इस बुक से, उस बुक से, इस पढ़ने से, यहां से पढ़ने से, उस मास्टर से पढ़ने से, वहां से पढ़ने से, ये करने से, वो सोचते ही रह जाओगे। आपने 1000 नंबर बना रखे हैं, लोगों ने तो 9 नंबर से मैथ बनाया, आपने 1000 नंबर से मैथ बना रखा अपना सिलेक्शन का। तो आप इन नंबरों को कम करिए, बहुत कम, ज्यादा मत सोचिए। सिर्फ छोटी सी बात ध्यान से, जैसे मैंने इस लेक्चर में आपसे पढ़ो, आप इसे पढ़ोगे, आपसे पूछूं समझ में आ गया, आप कहोगे समझ में आ गया। मैं पूछूंगा क्या समझ में आ गया, तो आप ज्यादा क्या करोगे, स्टीफन का लॉ सुना दोगे मुझे, स्टीफन का जो फॉर्मूला दिया वो सुना दोगे। ये बात नहीं समझनी है, ये तो समझ में आ ही जाएगी, तो किसी को भी आ जाएगी। बात ये समझनी है कि अगर ध्यान से लेक्चर को सुना गया है, ध्यान से बातों को सुना गया है, ध्यान से उस बात को सुना गया है जो किताब कह रही है,
तो फिर चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर चीज़ें कभी भी आ जाएं, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, बुढ़ापे में बच्चा भी तुम्हारे पोते पूछने लगेंगे, तब भी बता दोगे अगर आप ध्यान से। तो वहाँ तक बता दोगे तो नीट का एग्ज़ाम, जेईई का एग्ज़ाम तो अभी पास में ही है। तो एक बार ध्यान से समझने की बात क्या है कि इसमें जो लेक्चर में समझाया गया वो समझने की बात नहीं, बात यह है कि इस बात को समझ लें कि किस बात को, कि अगर हम ढंग से एक बार चीज़ों को सुन लें तो वो कितनी जल्दी अच्छे से हमें आ जाती हैं, कितनी जल्दी आ जाती हैं और कितने अच्छे से हमें आ जाती हैं, और अच्छे से हमें आ गई तो बात खत्म हो गई। अगर आप 2 चैप्टर 3 चैप्टर भी ढंग से सुन लें बात को तो आपको समझ में आता है कि कितना आसान था। और जब ये बात समझ में आ जाए कि कितना आसान है, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, बायो कितनी आसान है, और जब बात समझ में आ गई कि आसान है तो फिर तो सिलेक्शन जेब में है, फिर तो जेब में रखा गया, जब बात ही समझ में आ गई कि कितना आसान है। ठीक है, तो क्या है, बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना, चीज़ों को, लेक्चर को इस ढंग से समझना है कि बात है क्या, मेन 1 या 2 बात कौन सी है जो पकड़ने की है, वो बात समझ में आई, कहानी एकदम क्लियर। ठीक है, थैंक्स।